नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम मॉर्निंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैं आप लोगों के सामने एक ब्रिटेन के ईसाई मजहबी पेशवा ने जो जलियांवाला बाग के कत्लेआम को लेकर के शर्मसार हैं और माफ़ी मांगा है, उसकी तफसीलात रखूँगा। और साथ ही नेतन्याहू इस वक्त एक इश्तिआल अंगेज़ और जारिहाना बयान जारी किए हैं जिसकी मजम्मत खलीज ताउन कौंसिल ने की है, उसकी तफसीलात रखूँगा। और गज़ा पट्टी पर इसराइल ने अपनी जुल्म व तशद्दुद की कहानी एक बार फिर शुरू कर दी है और मज़ाहमतकारों के यहूदी बस्तियों पर रॉकेट हमले हो रहे हैं, उसकी भी तफसीलात रखूँगा। और शाम की अल हौल कैंप में 70,000 अफराद गैर इंसानी हालात में रह रहे हैं, मैं उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखते हुए कश्मीर को लेकर के सरकारी बयान क्या आया है कि वहाँ क्या सूरत हाल है, और फिर लद्दाख को कश्मीर के दरमियान तकसीम करने के लिए 3 रुकनी कमेटी को तश्कील दिया गया है, उसकी तफसील रखने की कोशिश करूँगा। बहरकैफ नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले वही दरख्वास्त कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूर दूर तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि हक़ और हक़ाइक़ लोगों के सामने पूरी तरह आ सके। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले हम आज बात करते हैं ब्रिटिश ईसाई मजहबी पेशवा आर्क बिशप की। ब्रिटिश ईसाई मजहबी पेशवा आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेलबी ने मंगल को पंजाब के जलियांवाला बाग मेमोरियल में सर झुकाकर हिंदुस्तानी शहीदों को खिराज अक़ीदत देते हुए कहा कि 1919 में यहाँ पर जो जुर्म हुआ था वो उसके लिए शर्मसार है और माफ़ी मांगते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, उनके जुमलों में ईश्वर से माफ़ कर देने की दुआ करते हुए जस्टिन वेलबी ज़मीन पर लेट गए। उन्होंने बार बार इस वाक़े पर दुख का इजहार किया। जस्टिन वेलबी ने कत्लेआम में मारे गए लोगों को खिराज अक़ीदत देने के बाद कहा, मैं ब्रिटिश हुकूमत के लिए तो कुछ नहीं कह सकता, मैं हुकूमत का तर्जुमा नहीं हूँ, लेकिन मैं ईश्वर के नाम पर बोल सकता हूँ। ये गुनाह और नजात की जगह है। आपने याद रखा है कि उन्होंने क्या किया और उनकी यादें जिंदा रहेंगी। यहाँ हुए जुर्म को लेकर मैं बहुत गमज़दा और शर्मिंदा हूँ। मजहबी पेशवा होने की वजह से मैं इस पर गम का इजहार करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ मैं उन लोगों के तय दुख और पछतावे का इजहार करने आया हूँ जो ब्रिटिश की गोलियों से मारे गए। मैं हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं पछतावे का इजहार कर सकता हूँ। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर हुए वाक़े को देखकर शर्म आती है। मैं इस वाक़े में मारे गए लोगों, उनके रिश्तेदारों के लिए दुआ करता हूँ। मैं ये दुआ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम तारीख से कुछ सीख सकें। आर्क बिशप से कत्लेआम पर माफ़ी मांगने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के रुख को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने जो महसूस किया उसके बारे में काफ़ी सोचा। मुझे लगता है कि इसके बारे में इंग्लैंड में भी तशहीर की जाएगी। गौरतलब है कि 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के फौजियों ने जनरल डायर के हुक्म पर निहत्थे लोगों को गोलियों से यहाँ पर भून डाला था। इस वाक़े के 100 साल बीत जाने के बाद भी ब्रिटेन ने इसके लिए रस्मी तौर पर भी अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। बहरकैफ नाज़रीन, जलियांवाला बाग की जो तारीख़ है वो बड़ी खून तारीख़ है। और जो लोग तारीख़ से वाक़फ़ियत रखते हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी में जो हालात अंग्रेज़ों ने यहाँ हिंदुस्तानियों के साथ रवा रखे थे, वो एक लंबी दास्तान है जो खूनेन है, जो खाक व खून से लिपटी हुई है। इसको बहैसियत भारतीय होने के पढ़ना चाहिए कि किस इस तरह की जो है जुल्म ज़्यादतियाँ झेल करके मुल्क के हिंद को और बिलखुसूस उलमाए किराम और यहाँ बरादरान हिंद तमाम के लोग जो है जिन्होंने इसमें कुर्बानियाँ पेश की थी। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं जालिम नेतन्याहू की जो इसराइल का वज़ीर है। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल लतीफ़ अज़्ज़यानी ने वादी उर्दुन से मुताल्लिक़ इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के बयान की मज़म्मत की है। बुध के रोज़ जारी एक बयान में अज़्ज़यानी ने नेतन्याहू के ऐलान को इश्तिआल अंगेज़ और जारहियत पर मबनी करार दिया। उन्होंने बावर कराया कि ऐलान बैनुल अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर से मुतसादिम है। अज़्ज़यानी ने सलामती कौंसिल में मुतालबा किया कि फ़िलिस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करें। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा अराज़ी में इसराइल की जानिब से फ़िलिस्तीनियों के हुकूक़ की पामाली की मज़म्मत करे। इधर इस्लामी ताउन तंजीम ने भी इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत की है। तंजीम ने सऊदी अरब की जानिब से एक हंगामी इजलास की दावत का खैर मकदम किया है। इससे कबल सऊदी अरब की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई।
مملکت نے اس معاملے کو زیر بحث لانے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم OIC کا وزرائے خارجہ کی سطح پر ایک ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ فوری طور پر متحرک ہونے کے لیے ایک منصوبہ وضع کیا جائے اور اس اعلان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کے حوالے سے مواقف کا جائزہ لے کر مطلوبہ اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم ظالم بنیامین نیتنیاہو نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ 17 ستمبر کو پارلیمنٹ کے انتخابات کے کامیابی کے بعد وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع وادی اردن کو اسرائیل میں شامل کرنے کا اعلان کریں گے۔ نیتنیاہو نے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ یہ کی جگہ ہے جہاں ہم انتخابات کے فوری بعد اسرائیلی خود مختاری کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیتنیاہو نے یہ بھی باور کرایا کہ دوبارہ منتخب ہونے پر وہ مغربی کنارے میں واقع تمام اسرائیلی بستیوں کو ضم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیلی انتخابات کے بعد توقع ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی فلسطینی تنازع کے حل کے لیے اپنے آئندہ منصوبے کا اعلان کر دے جو اسرائیل نواز ہے، جس کو فلسطینی کبھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ ممالک جو فلسطینی جو جانتے ہیں کہ جو ہے اسرائیل کس طرح قبضہ کیا ہوا ہے فلسطینیوں کی زمین پر، اور جو واقعی مسلموں و مسلمانوں کے تئیں اور تاریخ کے تئیں اور بیت المقدس کے تئیں جو اس کی تاریخ سے وابستہ ہیں، وہ لوگ کبھی جو ہے اس جس کو صدی کی ڈیل کہا جا رہا ہے ٹرمپ کی جانب سے، اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ بہرکیف فی الحال سعودی نے تو یہ بیان جاری کر دیا ہے، لیکن اگلے مرحلوں میں جا کر کے وہ کس طرح کا مزید بیان دے گا یہ بتایا نہیں جا سکتا، کیونکہ سعودی عرب اس وقت بار بار اپنے بیانوں کو پلٹ رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں شام کی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شام میں واقع الحول کیمپ میں 70,000 سے زیادہ افراد کو غیر انسانی صورتحال میں رکھا جا رہا ہے، ان میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ الحول کیمپ شام کے شمالی مشرقی علاقے میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور یہ امریکہ کی حمایت یافتہ شامی جمہوری فورسز SDF کی شہری انتظامیہ کے زیر اہتمام ہے۔ اس کیمپ کے مکینوں نے اس کو انسانی جہنم زار قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی تنظیموں کے مطابق اس کیمپ میں بنیادی انسانی ضروریات ادویہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ برطانیہ کی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن کے مطابق اس کیمپ میں مقیم 5 سال سے کم عمر قریباً 30% بچوں کا فروری کے بعد طبی معائنہ کیا گیا ہے اور وہ کم خوراکی کا شکار ہیں۔ عالمی خوراک پروگرام کا کہنا ہے کہ اس نے اس کیمپ میں پانی کی کمی اور ہیضے کے سینکڑوں کیس ریکارڈ کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس ہال میں پیدا ہونے والے بیشتر بچوں کے ناموں اور تاریخ پیدائش کا کہیں اندراج نہیں کرایا گیا اور وہ کسی رجسٹریشن کے بغیر ہی ہیں۔ اس کیمپ کے 70,000 سے زیادہ مکینوں میں عراقی، شامی اور دوسرے افراد شامل ہیں۔ ان میں سخت گیر جنگجو گروپ داعش کے ہزاروں حامی بھی ہیں۔ SDF نے انہیں داعش کے زیر قبضہ علاقوں سے گرفتار کیا تھا یا انہوں نے لڑائی میں شکست سے دوچار ہونے کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے اور پھر انہیں ان کے بیوی بچوں سمیت اس کیمپ میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین، 70,000 افراد کا ایک کیمپ میں اس قدر زندگی اجیرن کر دینا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے گنہگار کون ہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بشار الاسد ہے ظالم، یا پھر اس کو تعاون کرنے والے دیگر ممالک ہیں، یا پھر جو ہے یہاں برسر پیکار وہ تنظیمیں ہیں جو خود کو یہ کہتے ہیں کہ شام کی زمین کے لیے کام کر رہے ہیں، اس زمین کو بچانے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں بے گھر ہو کر کے ایک غیر انسانی زندگی جینے پر مجبور ہیں تو وہ زمین لے کر کے کیا کریں گے، اور کیا اس صورتحال میں کوئی ایسی شکل نہیں نکال سکتے کہ افراد بھی نہ مرے اور تیسری شکل اس طرح نکل کر کے آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں ترکی کام کر رہا ہے ایران کے ساتھ مل کر کے اور روس کے ساتھ مل کر کے، لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود بھی جو ہے وہاں پر وقتاً فوقتاً ظالم بشار حکومت کی جانب سے اور رشیا کے فوجیوں کی جانب سے بم برسانے کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ایسے ماحول میں دیکھنے کے بعد، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ شام کا معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ وہاں اب حل کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی۔ جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کرنے اور ریاست کو 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے 5 اگست کے مرکزی حکومت کے فیصلے کی مخالفت میں وادی کشمیر بدھ کو مسلسل 38ویں دن بھی بند رہا اور معمولات کی زندگی بری طرح متاثر رہی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وادی میں فی الحال کسی بھی مقام پر کرفیو نافذ نہیں ہے،
लेकिन दफ़ा 144 के तहत 4 या उससे ज़्यादा लोगों के एक मकाम पर जमा होने पर पाबंदी अभी भी आयद है और ऐसा अमन अमान बरकरार रखने के लिए एहतियातन किया गया है, ये सरकार का कहना है। ज़राए ने हालात को पूरी तरह पुरअमन करार देते हुए कहा है कि रात के दौरान कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़या और अमन कानून की खिलाफ वर्जी की इत्तला नहीं मिली। वादी में भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL और दीगर कंपनियों की इंटरनेट खिदमात 5 अगस्त से मुअत्तल हैं, लेकिन गुज़िश्ता जुमा से तमाम टेलीफोन एक्सचेंज से लैंडलाइन खिदमात शुरू कर दी गई है। वादी कश्मीर में तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों से गाड़ियां भी नदारद हैं। दरियासना किसी भी तरह के मुजाहरे को रोकने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। उधर शिमाली कश्मीर के बारामूला से जम्मू के बानिहाल के दरमियान मुसलसल 38वें रोज़ भी ट्रेन खिदमात मुअत्तल रहीं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इत्तेदाल पसंद धड़े के चेयरमैन मीर वाइस मौलवी उमर फारूक के गढ़ माने जाने वाली तारीखी जामिया मस्जिद के तमाम गेट 5 अगस्त से ही बंद हैं। इस मस्जिद में आखिरी मरतबा नमाज 4 अगस्त को अदा की गई थी। जामिया बाजार और गर्दुनवाह के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती काफ़ी पहले कर दी गई थी। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी तमाम कारोबारी और दीगर सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर ठप पड़ी हुई हैं और रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें भी सड़क पर नहीं हैं, लेकिन नए शहर, सिविल लाइन्स और बैरूनी इलाकों में सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियाँ चलती नजर आईं। किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सिविल लाइन्स, तारीखी लाल चौक सिक्योरिटी एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट में मलबूस तैनात हैं। सरकारी दफातर और बैंकों में कामकाज भी मुतासिर रहा। अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, पटन, सोपोर और हिंदवाड़ा समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल 38वें रोज़ बुध को भी दुकानें और तिजारती इदारे बंद रहे। इसी तरह की रिपोर्टें वस्ती कश्मीर के गांदरबल और बड़गाम से भी मौसूल हुई हैं। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि 38 दिन इस तरह गुजारना और किसी इलाके में 35 दिन इस तरह गुजारना, इंसानी हुकूक की किस अंदाज में खिलाफ वर्जियाँ हो रही है, ये यहाँ की खबरें सुनने के बाद महसूस होता है। इस दरमियान में नाज़रीन, एक और ख़बर निकल कर के आई कल शाम में कि मरकज़ी हुकूमत ने 10 सितंबर को 2 नौ तश्कील मरकज़ के मातहत रियासतों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दरमियान मिल्कियत की तकसीम की निगरानी के लिए 3 रुकनी सलाहकार कमेटी का ऐलान कर दिया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर रस्मी तौर पर 31 अक्टूबर 2019 को वजूद में आएंगे। मरकज़ी वज़ारत दाखिला के ज़रिए जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 3 रुकनी सलाहकार कमेटी में साबिक सेक्रेटरी बराए दिफा संजय मिश्रा, साबिक IAS अफसर अरुण गोयल और इंडियन सिटीजन्स ऑडिट सर्विस के साबिक अफसर गिरिराज प्रसाद शामिल होंगे। मरकज़ के मातहत 2 रियासतों के दरमियान मिल्कियत की तकसीम 31 अक्टूबर को मंजर वजूद में आ जाएगा। इसमें वसी इख्तिसादी और इंतज़ामी काम शामिल होंगे। इत्तेफाक से मुल्क के पहले मरकज़ी वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश भी उसी दिन होगा। एक सीनियर नौकरशाह ने मरकज़ के मातहत 2 रियासतों के दरमियान मिल्कियत तकसीम किए जाने के अमल से मुतालिक बताया कि कई अहम इंतज़ामी फैसले लिए जाने हैं, जिनमें मरकज़ के मातहत रियासत लद्दाख के लिए नौकरशाहों का अलाटमेंट भी शामिल होगा। महकम नाजरीन, एक तरफ कश्मीर में सब लोग बंद हैं, अपने घरों में महसूर हैं, दूसरी जानिब हुकूमत अब जो है मिल्कियत दोनों रियासतों को बांटने के लिए ये कमेटी तश्कील दी है। देखते हैं कि अगले दिनों में क्या सब तब्दीलियाँ होने वाली हैं और क्या कश्मीर के अवाम इन तमाम चीज़ों को लेकर के राज़ी रहेंगे और क्या वो या फिर जो मातहत यानी कि मरकज़ के मातहत में जो फ़ैसला लिया गया है उसके मातहत में आएंगे या फिर वो आज़ादी का नारा लगाएंगे या अगले आने वाले दिन ही बताएंगे। महकम नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर शाम में आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के तबसरे के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।